नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अनिरुद्ध क्लासेस में। देखिए, हम इस वीडियो में जो उत्तर का विशाल मैदान है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे आप नक्शे में देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, ये है उत्तर का विशाल मैदान। एक नहीं, दो तीन खास बातें हैं। एक तो ये विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला मैदान है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान भी है, उपजाऊ मैदान, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना होगा? लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब इस उत्तर के विशाल मैदान को ही मतलब वर्गीकृत किया गया है। इसका वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वर्गीकरण में तीन चार नाम आते हैं मिलने को। एक तो है भाबर, इसको भाबर भी बोलते हैं, ठीक है, भाबर। एक दूसरा है तराई, फिर तीसरा बांगर और खादर। खादर मैं यहाँ लिख देता हूँ, खादर, ठीक है। वन बाय वन इनको पढ़ेंगे भी। ये इसको देख लीजिए, इसको हम यहाँ नक्शे में भी देखते हैं। तो देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया गया है, ये है भाबर। यहाँ लिख भी रखा है। देखिए, सबसे ऊपर शिवालिक, हिमालय का सबसे दक्षिणी पार्ट हो गया शिवालिक। फिर शिवालिक के नीचे यानी कि उसके फिट हिल्स वाला जो पार्ट हो गया, वो होता है भाबर, ठीक है। उसके नीचे आ जाता है तराई, और तराई के बाद फिर ये बांग और खादर वाला मैदान आता है। चलिए, अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले थोड़ी समरी बता देता हूँ। देखिए, जो शिवालिक यानी कि ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत का जो शिवालिक वाला एरिया है, या हम कह सकते हैं पहाड़ों से जो कंकड़ पत्थर है, ठीक है, यहाँ आकर जब गिरते हैं तो वो आते कैसे हैं? जो इन हिमालय पर्वत श्रेणी से जो नदियाँ की धाराएं आ रही हैं, उन धाराओं के सहारे ये कंकड़ पत्थर यहाँ आकर इकट्ठा हो गए हैं। अब ये जो इन पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली छोटी छोटी धाराएं भी इन कंकड़ पत्थरों में आकर छिप जाती हैं, ठीक है, और उनके नीचे से ही वो बहती हैं। तो ये वाला एरिया इसलिए भाबर का प्रदेश कहलाता है। नाम याद रखिएगा, ये वाला एरिया भाबर का प्रदेश कहलाता है। फिर क्या है, उसके बाद भाबर के साउथ में आ जाता है तराई का प्रदेश। अब ये जो छुपी हुई नदियां हैं, ये छुपी हुई नदियां इस तराई प्रदेश में ऊपर को आकर ज़मीन पर बहने लगती हैं, और यहाँ पर इसका जो एरिया है वो एक तरह का दलदली एरिया होता है, ठीक है। अब ये जो भाबर का एरिया है, ये कृषि के हिसाब से तो कोई मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन तराई वाला एरिया जो है, यहाँ कृषि के हिसाब से ये महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद फिर खादर और बांगर आ जाता है। खादर क्या होता है? खादर होता है जो नदियों के किनारे जो बाढ़ आ जाती है, तो वो बाढ़ग्रस्त मैदान जो है उसको हम खादर बोल देते हैं, ठीक है। और बांगर क्या है कि ये मतलब जो बाढ़ वाला एरिया है उससे ऊंचाई पर स्थित मैदान होता है, जहां बाढ़ का प्रभाव नहीं होता। और एक शब्द आता है जलोढ़, ठीक है। क्या आता है? जलोढ़। तो जलोढ़ मिट्टी, तो ये जो बांगर होता है ये तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना होता है, और जो खादर है ये है नई जलोढ़ मिट्टी से बना होता है, नई जलोढ़ मिट्टी से बना होता है, ठीक है। और ये कृषि के हिसाब से, ये वाला जो खादर का एरिया है, कृषि के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया होता है, ठीक है। क्योंकि बाढ़ यहाँ ज़्यादातर आती रहती है, और बाढ़ में क्या होता है, नदियाँ जो मिनरल्स वाली मिट्टी है वहाँ जमा कर देती है। तो वो जो मिनरल से पौधों को मिलता है, तो वो कृषि के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। चलिए, इनको अब ज़रा हम देख लेते हैं, ये वन बाई वन करके ठीक से पढ़ लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि पिछली वीडियो में हमने देखा था, मैंने 3 नाम बताए थे कि पंचकुला, पंचमढ़ी और पंचमलाई, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पर है? एग्ज़ाम में बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है जब पूछते हैं तो इसके बारे में। देखिए, पंचकुला तो है हरियाणा में, ठीक है। पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में, ये एक पर्यटक क्षेत्र है। और पंचमलाई कहाँ है, या पंचमलाई है तमिलनाडु में। इसको रट लीजिएगा। चलिए, अब एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, कि यह विशाल मैदान भौगोलिक दृष्टि से एक खंड है जिसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के राजनैतिक विभाजन ने अलग कर दिया है।
ठीक है भाई, प्राकृतिक रूप से तो उत्तर का विशाल मैदान एक ही है। अब राजनीतिक विभाजन हो गया उसका भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। नेक्स्ट है कि यह विशाल मैदान विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला भूभाग है, जिसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। देखिए मैंने शुरुआत में 8 लाख बोल दिया था, तो ये क्या है 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसको सही कर लीजिएगा। आगे देखिए इसका वर्गीकरण दिया हुआ है, तो वर्गीकरण पढ़ते हैं कि पहला आ जाता है भाबर प्रदेश। देखिए ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा कि यह प्रदेश शिवालिक के गिरिपाद में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। गिरिपाद मतलब उसका जो फुट हिल्स है, तो जो शिवालिक का गिरिपाद फुट हिल्स में सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक भाबर प्रदेश है, जहां हिमालय पर्वत और नदियों के मैदान मिलते हैं। ठीक है, वहाँ हिमालय पर्वत से निकलने वाली असंख्य धाराओं ने अपने 7 पर्वतीय क्षेत्रों से टूटकर गिरे हुए पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े काफ़ी गहराई तक जमा कर दिए हैं। इन कंकड़ पत्थरों से ही आगे देखते हैं, ढका हुआ भाबर प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो इन कंकड़ पत्थरों से ही जो ढका हुआ प्रदेश हो गया वो भाबर कहलाएगा। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख एलुवियल फैन भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा कि जलोढ़ पंख क्या है, एलुवियल फैन मतलब शिवालिक का जलोढ़ पंख क्या है, यही भाबर क्षेत्र है। इस भूभाग में आमतौर से नदियों का जल कंकड़ पत्थर के ढेर के नीचे नीचे ही प्रवाहित होता है, अतः इस क्षेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। यह प्रदेश कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। तो देखिए 2-3 बातें इसमें पता चल गई। एक तो भाबर प्रदेश को हम शिवालिक का जलोढ़ पंख कहते हैं, और भाबर प्रदेश क्या है, जो हिमालय और नदियों के मैदान के मिलने की जगह है। वहीं से जो पर्वतों से छोटी छोटी या मतलब नदियां निकल रही हैं, उनके सहारे जो हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाले जो कंकड़ पत्थर टूटे हुए हैं वो इस प्रदेश में आकर इकट्ठा हो गए हैं और नदियां इसके नीचे से भूमिगत हो गई हैं। ठीक है, यही प्रदेश क्या कहलाता है, भाबर प्रदेश कहलाता है। आगे चलिए, और हाँ ये वाला प्रदेश जो है कृषि के हिसाब से उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है तराई प्रदेश। नेक्स्ट है क्या, तराई प्रदेश, कि यह भाबर के दक्षिण में वह मैदानी भाग है जहां भाबर की लुप्त नदियां फिर से भूमि पर प्रवाहित होती हुई दिखाई देने लगती हैं। नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ के कण भाबर प्रदेश की तुलना में यहाँ अपेक्षाकृत महीन होते हैं। फलस्वरूप तराई प्रदेश में दलदल की अधिकता होती है। इसकी चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर होती है। दलदल व नमी की अधिकता के कारण तराई प्रदेश में घने वन तथा विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। उत्तर भारत के अधिकांश राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य तराई प्रदेश में ही है। ये बात ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि जो उत्तर भारत के अधिकांश वन्यजीव अभयारण्य हैं वो किस क्षेत्र में पड़ते हैं, तराई प्रदेश में। चलिए आगे देखिए, बांगर प्रदेश, बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि बांगर प्रदेश मैदान का वह ऊंचा भाग होता है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता, यानी कि मैदान का वो ऊंचा भाग जहां नदियों बाढ़ का असर नहीं हो पाता है, और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना होता है। पंजाब के मैदान में बांगर को धाया कहते हैं, इसको याद रखिएगा। पंजाब के मैदान में बांगर को क्या बोलते हैं, धाया। चलिए अब आ जाता है हमारा क्या, खादर प्रदेश। नेक्स्ट है क्या, खादर प्रदेश। तो इसको पढ़ते हैं कि खादर प्रदेश वह नीचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है। बाढ़ के जल के साथ नवीन मिट्टी भी इस प्रदेश में बिछती रहती है। अतः खादर प्रदेश का निर्माण नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा होता है। खादर प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ होते हैं जहां गहन खेती की जाती है। पंजाब के मैदान में खादर प्रदेश को बेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेट। तो खादर